हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर न्यूज़ सेशन। आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसी न्यूज़ है जो कि नई भी है एंड बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूज़ है जो आज हम कवर करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो अर्थ के डेब्री को लेके। अब हमने कूड़े तो देखे हैं, कूड़ेदान का बोल सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी देखे हैं हमारे अर्थ पे, राइट। बट क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हम अर्थ पे, इंसानों की आदत होती है थोड़ा सा कि हम जहाँ पर भी जाएं थोड़ा सा हमारी निशानी छोड़ ही आते हैं। तो जिस तरीके से अर्थ पे हम इतना ज़्यादा कचरा देखते हैं, डेब्री देखते हैं, राइट, हमारी सरफेस पे, उसी तरह स्पेस भी अब थोड़ा सा ना पार्किंग लॉट जैसा बन गया है। लाइक इतने सारे सैटेलाइट्स, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक स्पेस एक्स, राइट, ये ऑर्बिट में लॉन्च हो तो रहे हैं, साथ ही डेड सैटेलाइट जो हो जाते हैं, मतलब जो सैटेलाइट खत्म हो जाती है, फट जाती है या खराब हो जाती है, उनके कोई छोटे मोटे टुकड़े हैं, राइट, जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी स्पेस को ऐसे घेर रखा है, डेब्री बना रखा है। डेब्री मतलब समझ रहे हैं ना, जो छोटे कचरा एक तरह से, मतलब ब्रोकन पार्ट्स, डेड पार्ट्स। प्रॉब्लम क्या है कि ये सब लोग, ये जितने भी टुकड़े, ऐसा तो है नहीं कहीं एक जगह बैठे हुए हैं या फिर एक जगह रुके हुए हैं, नहीं है ऐसा। इनको क्योंकि ऑर्बिट में घूमते रहना है, तो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पूरा का पूरा जो ढेर है, राइट, सैटेलाइट्स का, टूटी फूटी जो भी अवशेष बचे बचे होते हैं इनके, ये घूमते जाते हैं। तो इससे डर क्या होता है कि अगर अर्थ से आप कोई भी सैटेलाइट या कोई भी रॉकेट कुछ भी लॉन्च कर रहे हो, तो छोटा सा टुकड़ा भी किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। तो बात यह है कि जगह बहुत लिमिटेड है ना, जगह इतनी लिमिटेड है पर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो जो कोलिजन है, कोलिजन मतलब जो टकराव है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो लो अर्थ ऑर्बिट में, राइट, लो अर्थ ऑर्बिट जो करीब करीब अर्थ के पास ही है, मतलब स्पेस ज्यादा दूर नहीं है। देन केसलर सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोल सकते हैं इशू आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन कि वन कोलिजन क्रिएट्स डेब्री एंड दैट डेब्री क्रिएट्स कॉजेज मोर कोलिजन। मतलब क्या हो गया कि सैटेलाइट छोड़ी और एक छोटा सा टुकड़ा था, जब इससे कुछ टकराया, राइट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट टकराया, तो इसने ना इस टुकड़े के और ज्यादा कोलिजन होके और ज्यादा टुकड़े हो गए। अब इसकी वजह से इनके बीच में भी कोलिजन होगा, राइट। तो ये ना चेन रिएक्शन की तरह चलता है कि एक कॉलिजन से और डेब्रिस, वो डेब्रिस और कॉलिजन करेगा और टकराव करेगा। तो रिजल्ट क्या होता है कि सैटेलाइट्स ना काम ही नहीं करेंगे, दे विल बिकम अनयूजेबल, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा। एंड जीपीएस, हमारा कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, जो भी हमने वहां पर बोल सकते हैं सैटेलाइट्स लगा रखी हैं, राइट, फॉर आवर ओन पर्पसेस, वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल फेल हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे जमीन में हम कहते हैं ना कि हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, पर स्पेस तो हम कहते हैं कि हम सभी का है स्पेस तो, बट क्या है कि यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत है, राइट, गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी के लिए सारे देश जिम्मेदार हैं। कंट्रीज जो भी स्पेस एक्टिविटी कर रही हैं वो अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, और लाइबिलिटी जो है वो कन्वेंशन है, मतलब अगर एक कंट्री का स्पेस ऑब्जेक्ट कोई भी डैमेज करता है तो वो कंट्री लायबल होगी। बट बात इतनी सी है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, राइट, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई ऐसी ग्लोबल अथॉरिटी जैसे हम यूएन देखते हैं, डब्ल्यूटीओ, हालांकि उनका कुछ काम नहीं है इंडिया पर भी, मतलब पूरे पृथ्वी पे भी, बट स्टिल कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, नो इन्फोर्समेंट, और प्राइवेट प्लेयर्स का रेगुलेशन बहुत वीक है, राइट। तो बात बस इतनी सी है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जो ये इश्यू आ रहा है, दिस इश्यू विच इज इमर्जिंग, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं कंसर्न क्रिएट कर रहा है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू स्पेस डेब्री। अब आप लोग ये पता करें कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, राइट, ये इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं साइंस एंड टेक के रेफरेंस से। दूसरा क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज द टर्म केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या था, एक ने दूसरे को टक्कर मारी, राइट, और फिर उससे और कोलिजन होते गए, मतलब चेन रिएक्शन वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है। सो लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट, ओके, यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका। इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन, अ चेन रिएक्शन ऑफ कोलिजन, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ, और लॉस ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल ड्यू टू सोलर फ्लेयर्स। तो ये पहली न्यूज थी, प्लीज आंसर इन कॉमेंट्स।
नाउ कम्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू सी मोर हीट वेव डेज। गर्मियाँ तो अभी से हम देख रहे हैं, मार्च में भी थोड़ा सा रहा कि मार्च काफ़ी लंबा गया और गर्मी भी बहुत थी, कहीं पे बारिश भी बहुत थी। सो हीट वेव्स, आईएमडी हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला है कि 2026 में ना अब बहुत ज़्यादा अबाव नॉर्मल हीट वेव डेज जो हैं वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हीट वेव का क्या क्राइटेरिया होता है कि हमारे जैसे मान लो हमारा इंडिया है, राइट, इसमें जो प्लेनर रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला या हमारा कोस्टल प्लेन्स वाला अगर हम देखें, प्लेन्स के अंदर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, ठीक है। और दूसरे जो रीजन्स बचे हैं सीवियर, अगर मैं कहूँ तो मोर देन 47 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। आई थिंक दिल्ली में तो ये होता ही है, बट स्टिल, राइट, कि मेजरली इस बार बोला है कि हीट वेव का यही क्राइटेरिया रहता है कि मोर देन 40 डिग्री, सीवियर में मोर देन 47 डिग्री। तो ये लिंक है इसका थोड़ा टेम्परेचर एनोमली, मतलब थोड़ा टेम्परेचर का बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, और पॉसिबल है कि अल नीनो की कंडीशन भी पैदा हो। अल नीनो क्या होता है अब मैं बताती हूँ। सो व्हाट इज अ हीट वेव, जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए प्लेन्स के अंदर, मगर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू, और सीवियर जब हो जाता है जब मोर देन इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो अब इन्होंने बोला है कि हाई रिस्क रीजन है कौन से आखिर इंडिया में, तो हाई रिस्क रीजन में आ जाता है सबसे पहला आपका राजस्थान, आपका पंजाब, आपका हरियाणा। सेंट्रल इंडिया में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, स्पेसिफिकली ईस्टर्न बिहार, राइट, झारखंड वाला एरिया। कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये है उड़ीसा, लाइक ये है वेस्ट बंगाल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश। तो ये वाले रीजन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, और सीवियर हीट वेव्स विल बी एक्सपीरियंस्ड हियर। अब ना ये इसका लिंक अगर मैं अर्बन फैक्टर शहरों में बताऊं तो वो है ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड का क्या मतलब है कि जो सिटीज हैं, हमें बताया कि हमने कहीं पे खाली जगह तो पेड़ पौधों के लिए छोड़ी नहीं है, राइट, जिससे वो बोल सकते हैं संक इन कर ले। तो क्या करते हैं कि पूरा जो हमारा शहर है वो कंक्रीट से बिछ गया है, हमारी सड़कें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो कंक्रीट क्या होते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है, तो रात को जैसे अब जब आप सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ते हो तो हम समझते हैं कि दिन में लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और रात को वही रेडिएशन निकालती है, तो लैंड जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, राइट। बट लैंड वही होती है, लाइक सॉइल वाली लैंड हो गई या किसी तरीके से जिसका वेजिटेशन या ट्रीज वाला जो पोर्शन हो गया। बट कॉन्क्रीट क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ट्रैप कर लेते हैं, वो लीव नहीं करते, रात को भी हीट कम नहीं होती है उनसे, तो इससे हेल्थ रिस्क और बढ़ जाता है, राइट। तो ये एक चीज है। अर्बन में आप देखिए कि सरफेस जो है वो मोर हीट एब्जॉर्ब करता है बट लेस कूलिंग फ्रॉम इवापोरेशन एंड प्लांट, क्योंकि कंक्रीट है बिछा हुआ। वहीं पे आप गांव में देखते हैं कि सरफेस लेस हीट भी एब्जॉर्ब करता है और रेडिएशन मतलब ग्रेटर कूलिंग भी करता है इवेपोरेशन से। तो ये चीज नहीं हो पाती है क्योंकि पूरा का पूरा हमने अर्बन एरियाज को कंक्रीट में बिछा दिया है। दूसरा, पीक हीट वेव जो मंथ होने वाले हैं वो अप्रैल टू जून होने वाले हैं। अबव नॉर्मल टेम्परेचर इन रीजन्स में मिलेगा। कुछ पार्ट्स नॉर्थ इंडिया के, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये में भी हो सकता है कि रिलेटिवली कूलर हो। अप्रैल के अंदर रेनफॉल होनी चाहिए, और वो भी ये कहा जा रहा है कि अबव नॉर्मल। देखो गर्मी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बारिश। देन व्हाट इज अल नीनो, अल नीनो का क्या रोल हो सकता है, हमें देखते हैं कि देखो नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता है कि यहाँ पर ना जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही होती हैं, राइट, दोनों ही हेमिस्फीयर्स के अंदर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही होती हैं वो इक्वेटर की तरफ जो ट्रेड विंड्स आती हैं, राइट। तो नॉर्मल में तो ये ट्रेड विंड्स क्या करती हैं कि नॉर्दर्न सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब पैसिफिक ओशन से आती हैं तो ये कोल्ड वाटर को ना ऊपर की तरफ, मतलब एक तरह से अपवेलिंग करती है कोल्ड वाटर का साउथ अमेरिकन कोस्ट पे। तो यहाँ पर ना पेरू करंट भी बन रही है जलधारा, और उसकी वजह से सिंपल सी बात है कि जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है और नीचे से ठंडा पानी विंड्स के साथ पेरू की तरफ आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया पे गर्म, अगर बोल सकते हैं ओशन वार्म टेम्परेचर रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया पे भी बढ़िया बारिश होती है, और इसका इम्पैक्ट आगे इंडिया को भी दिखता है नॉर्मल ईयर के अंदर। तो इक्वेटोरियल विंड्स क्या करेंगी,
वार्म वाटर को गैदर करती हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, ये नॉर्मल ईयर में है। अब अल नीनो के अंदर क्या होता है कि जो विंड्स हैं जो आ रही हैं ईस्टर्ली विंड्स, राइट, जिनको आप ट्रेड विंड्स कह रहे हो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटर, ये ना कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ने से ये जो गर्म पानी इधर शिफ्ट कर रही थी वो ये कर नहीं पाती, राइट, अपवेलिंग नहीं हो पाती, गर्म पानी इस तरफ पहुंच जाता है और यहाँ पर कई सारी वेजिटेशन फिशेस की मौत भी हो जाती है। तो सारा सारा गर्म पानी जो है वो पेरू कोस्ट पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ पर ठंड भी कम होगी, ठंडी भी कम पड़ती है और ईस्टर्ली विंड्स यहाँ कमजोर पड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा होने की परिस्थिति और इसी का इम्पैक्ट आगे इंडिया में भी दिखता है। तो अल नीनो आते हैं तो ड्रॉट जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। तो ये दो मेजर यहाँ कारण बताए हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी एक कारण है, राइट, जो कूलिंग को लेकर आएगा नॉर्थ इंडिया में बाद में, और फिर लैंड हीटिंग की प्रॉब्लम है, अल नीनो का भी बिहेवियर है, टेम्परेचर एनोमली भी। तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं बिहाइंड द रीजन ऑफ दिस हीट वेव। ठीक है, सो ये हीट वेव मैटर क्यों करती है? ऑफकोर्स पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, आप देखते हैं लू में कितनी लोगों की मौत हो जाती है, एनर्जी डिमांड बढ़ेगा, अर्बन वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, तो कई सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अल नीनो का कॉन्सेप्ट, और किस तरीके से यहाँ पर अर्बन हीट फैक्टर, अर्बन हीट आइलैंड क्या है, उससे क्या असर पड़ता है। सो यस, विथ रेफरेंस टू हीट वेव्स इन इंडिया, कंसिडर द स्टेटमेंट IMD डिक्लेयर्स अ हीट वेव इन प्लेन्स व्हेन द टेम्परेचर रिकॉर्ड्स 40 डिग्री और मोर। बताइए ये सही है कि नहीं? अल नीनो ऑलवेज लीड्स टू ड्रॉट कंडीशन इन इंडिया, करता है ड्रॉट कंडीशंस पैदा, बट ऑलवेज देखिएगा। देन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कैन इंटेंसिफाई हीट वेव कंडीशन इन सिटी, जनरल है, yes, I think it is correct. Coastal regions are generally immune to heat waves due to maritime influence, right? Generally immune बोला है, ऐसा नहीं कि अभी IMD ने बोला है कि उड़ीसा और यहाँ पर देखा जाएगा तो देखा ही जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही बेसिक है कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हो पाता है अच्छे से कोस्टल एरियाज के अंदर, तो यहाँ पे मॉडरेट ही रहता है आपका टेम्परेचर, बट स्टिल आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताएं, व्हाट डू यू फील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काउंटिंग पीपल इज नॉट काउंटिंग डिजास्टर रिस्क, क्या न्यूज है, किससे रिलेटेड है, राइट, ये अभी हम समझते हैं। तो देखो, सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो डिजास्टर रिस्क इंडेक्स जो है वो लाया जाता है ना। 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल ही रहा है, तो 16th फाइनेंस कमीशन ने हाल ही में डिजास्टर फंड का फॉर्मूला निकाला है, और ये बोला गया है न्यूज में कि ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ना, ये काफी फ्लॉड है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, रिस्क पे कम फोकस करता है, राइट। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर का फाइनेंस से क्या रिलेशन, बट प्लीज रिमेंबर कि 16th फाइनेंस कमीशन ने इश्यू किया है डिजास्टर फॉर्मूला। क्या रखा है इन्होंने, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, उसी हिसाब से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि डिजास्टर रिस्क इंडेक्स विल बी हजार्ड, हजार्ड मतलब कितना डेंजर है किसी भी डिजास्टर के होने का। फिर एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन जो है वो वहां पर एक्सपोज हुई है और उनमें से कितने वल्नरेबल है, आप समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने सिंपल सा बोला है कि प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर टोटल पॉपुलेशन को आपने रखा है, बल्कि एक्सपोजर होना चाहिए रिस्क जोन एरिया का, है ना, रिस्क जोन पॉपुलेशन का, कि जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है, जैसे कि वो गरीब हो गए, या फिर जो लोग जिनके पास प्रॉपर रहने को जगह नहीं है, या जो लोग कोस्ट के पास हैं तो फ्लडिंग की वजह से वो उनकी मौत हो सकती है। वल्नरेबिलिटी जो है वो इन्होंने मेजर करी है सिर्फ इनकम के बेसिस पे। वल्नरेबल मतलब जिसको कितना ज्यादा खतरा है किसी चीज का, बट यहाँ पे बोला गया है कि आप ना हेल्थ को भी इंक्लूड करो, कौन कितना मतलब सक्षम है, राइट, हेल्थ हो गया, दूसरा हाउसिंग को भी इंक्लूड करो, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी इंक्लूड करो। तो ये एक मेजर इशू है जो अभी निकल के आया है, दैट इज कि DRI जो है, हजार्ड इंटू एक्सपोजर इंटू वल्नरेबिलिटी। इसमें ना कोस्टल स्टेट्स को भी काफी कम फंड मिले हैं, हाई रिस्क एरियाज को भी काफी इग्नोर किया गया है। तो अभी रिसेंटली बस आपके लिए एक यहाँ पर मेजर बोल सकते हैं फैक्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज कि कैसे ये फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला थोड़ा सा फ्लॉड है, राइट। इसको थोड़ा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सही होने चाहिए। देखो, इन्होंने हजार्ड में क्या बताया है कि इंटेंसिटी मतलब कितनी बार डिजास्टर आ रहा है, कितने ज्यादा बोल सकते हैं इंटेंसिटी के
साथ आ रहा है, ये हज़ार्ड का फॉर्मूला, मतलब हज़ार्ड ऐसे कैलकुलेट होगा। एक्सपोजर मतलब वो लोग जो रिस्क प्रोन एरियाज में रहते हैं उनमें कौन कितनी पॉपुलेशन है ना। फिर वल्नरेबिलिटी की कितनों के पास एबिलिटी है, मतलब किस कोई पैसे वाला है तो चलो बाढ़ आ गई कहीं और सेटल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कच्चा मकान, पक्का मकान। तो ये पर कैपिटा इनकम से आप वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल सकते, आपको कुछ अलग अलग चीज़ें भी यहाँ इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, तो इश्यूज ये है कि फॉल्टी एक्सपोजर मैनेजमेंट है, राइट। आप अलोकेशन मिस अलोकेशन कर रहे हो, फंड्स भी इतने नहीं दे रहे हो कोस्टल रीजन्स को, जो हाई रिस्क स्टेट है उनको लेस फंड मिल रहा है, और वल्नरेबिलिटी का भी जो मेजरमेंट है वो सही नहीं है। तो यही इन्होंने बोला है इम्प्रूवमेंट्स, कि आप एक्सपोजर जो पॉपुलेशन के नाम पे कर रहे हो, पॉपुलेशन नहीं बल्कि हज़ार्ड स्पेसिफिक जोन्स को लेकर करो। ठीक है, और कॉम्पोजिट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में आप बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, रेदर देन जस्ट दीज 3। तो ध्यान रखना ये मल्टीप्लीकेशन में है, मे बी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए, एंड कौन इश्यू कर रहा है, तो 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द वुमेन वोटर्स का इंक्लूजन। तो देखो ये एक अच्छी न्यूज़ है, सीधी सी बात है, वुमेन की वोटिंग तो बढ़ी है, ये कहा जा रहा है कि हाँ वुमेन जो है वो वोटिंग तो वोट डालने तो आती हैं, बट इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे कुछ स्टेट असेंबलीज के अंदर, राइट, क्या लिखा है देखिए, कंटेक्स्ट, राइजिंग वुमेन वोटर टर्नआउट इन स्टेट इलेक्शन। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर वुमेन टर्नआउट इक्वल इन टू और हायर देन मेन है। मतलब क्या, अगर आप असम जाएंगे, राइट, अगर आप केरला जाएंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका वुमेन वोटर टर्नआउट या तो मर्दों के बराबर है या उसके उससे ज़्यादा है। अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो वोटिंग बिहेवियर तो इम्प्रूव है, बट इनका ना रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, राइट। जेंडर गैप इन वोटिंग हैज़ नैरोड और रिवर्स, मतलब कम हो गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप है महिलाओं में और पुरुषों में। वुमेन की बात करें तो वुमेन का टर्नआउट ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50% है, राइट। राइजिंग पार्टिसिपेशन के क्या कारण हैं, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें सरकार सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेजती है। एलपीजी स्कीम जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई, राइट, सिलेंडर बांटना, अवेयरनेस फैलाना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मोबिलाइजेशन है जो हो रहा है, जिससे विमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। बट बात ये है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मेजर गैप है। मैं वोट देने तो जा रही हूँ एज अ वुमेन, बट मैं कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होल्ड करती। जैसे एमएलएस की बात करें तो एमएलए हमारे जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, दे आर अबाउट 5 to 14% ओनली, क्योंकि विमेन को टिकट्स बहुत कम मिलते हैं बाय द पार्टीज। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोशो कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं, फैमिली ऑल्सो डोंट सपोर्ट देम, उनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर भी नहीं होता। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वी हैव वेरी लो पार्टिसिपेशन, बट वोटिंग में दे आर बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब इसी के लिए सरकार ने 2023 के अंदर नारी वंदन शक्ति अधिनियम निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर, जिसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहते हैं। तो ये 33% रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स में देते हैं वुमेन को। अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शंस आएंगे 15 साल तक रहेगा, जिसके अंदर नया डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, तो आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज दिल्ली की जो बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ पर 33% जो सीट्स रहेंगी, राइट, वो विमेन के लिए क्या रहेंगी, रिजर्व्ड रहेंगी लेजिस्लेचर्स के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है जो हम यहाँ पर आगे आने वाले सालों में देख पाएंगे। बट यस, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन लिंक्ड है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दिस इज इट, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो हमने आज क्या क्या कवर किया, सबसे पहली चीज़ वी कवर्ड वाज हाउ वुमेन वोटर्स आर शेपिंग स्टेट पॉलिटिक्स, कि उनका स्ट्रैटेजी आउटकम में उनका पार्टिसिपेशन है, बट रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, स्पेसिफिकली इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हमने देखा कि जो फाइनेंस कमीशन डिजास्टर रिस्क को काउंट कर रही है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा वेग है, उसको सही करने की ज़रूरत है। और फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से इस साल हम ज़्यादा हीट वेव देखने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या रीजंस रहेंगे। और उससे पहले हमने देखा था अर्थ के डेब्री के बारे में, कि किस तरीके से अर्थ का जो स्पेस है वो डेब्री मतलब कचरे से पूरा, सैटेलाइट या जो अवशेष बच जाते हैं उनसे पूरा का पूरा भर चुका है, एंड इट हैज़ बीन क्रिएटिंग रिस्क फॉर दी न्यू सैटेलाइट्स और rockets that are launched from the center.
So yeah, thank you so much everyone for joining in. I hope you enjoyed the session. Let me know if you loved it and if anything else is required from our end. आप हमें बता सकते हैं. And please जो भी questions हम discuss करते हैं class में, I think we have discussed 2 questions today. उनका आप जवाब मुझे comments में ज़रूर दें. और important topics if you would like to read, तो आप यहाँ space technology से related ऑर्बिट्स को स्टडी कर सकते हैं. अगर आप होमवर्क चाहते हैं, अल नीनो आप स्टडी कर सकते हैं. स्पेसिफिकली यहाँ पर आप रिजर्वेशन 16 क्लॉज 4 15 क्लॉज 4 ये जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं इन राइट टू इक्वालिटी, उसके कुछ आर्टिकल्स भी रीड यहाँ पर कर सकते हैं. दैट इज इट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. हैव अ नाइस डे अहेड.